नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ हमारा 10 क्वेश्चन सीरीज़ एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी विस्टास बुक क्लास 12th की लेसन फर्स्ट द थर्ड लेवल से, जिसे लिखा है जैक फिनी ने। और उसी के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं 2 नंबर 3 नंबर के। और साथ ही पहले क्वेश्चंस में हम डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी से करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी लेटर राइटिंग के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमने डू एज डायरेक्टेड से लिया हुआ है और पहला ही क्वेश्चन देखिए, नो सूनर का ये आना ही आना है। नो सूनर और एज सून एज, नो सूनर और एज सून एज, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर लगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है 1 नंबर के लिए। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, नो सूनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। अब इस सेंटेंस में हम ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। पहला ये डज द प्यून रिंग द बेल और दूसरा है द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। 2 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये इधर तक है। ठीक है। अब इसमें हमको नो सूनर देन का यूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन में ये है कि रीराइट यूजिंग एज सून एज, मतलब इस सेंटेंस में हमको किसका यूज़ करना है? एज सून एज का यूज़ करना। ठीक है ना। किसका यूज़ करना है? एज सून एज का यूज़ करना। तो चलिए देखते हैं हम कि एज सून एज का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। तो एज सून का यूज़ करने के लिए पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और जहाँ पर भी एस नो सूनर लगा हुआ है, ये नो सूनर, क्वेश्चन क्या है? एज सून एज का यूज़ करना। तो जहाँ नो सूनर लगा हुआ है सबसे पहले तो हमें उसको हटा करके क्या लिखना है? एज सून एज लिखना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ पे देन लगा हुआ है वहाँ पे हमको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है, डज द प्यून रिंग द बेल, इस सेंटेंस को हमको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अभी हम देख रहे हैं डज लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम डज हटाते हैं यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल, कॉमा हमने पहले लगा दिया। बचा क्या सेंटेंस? द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस। बस यही सेंटेंस हमको सेम टू सेम इधर लिख देना है, द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। ओके। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है हमको कि ये पहला वाला सेंटेंस ही हमको ध्यान में रखना है। हालांकि ग्रामर चैप्टर के हम वीडियोस अलग से बनाने वाले हैं जिसमें हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे, चाहे नो सूनर की हो, एज सून एज हो, सो दैट हो, इस तरह से जो है, चाहे डिग्री वाले सेंटेंसेस हो, नाइदर नॉर हो, सारी एक्सरसाइज हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी अगली जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम देखते हैं आगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल, कॉमा द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एज मोहन, रीराइट यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कल के वीडियोस में हमने बात किया था कि जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान ER या IER से होती है। साथ में सुपरलेटिव डिग्री की पहचान EST या फिर IEST से होती है। और पॉजिटिव डिग्री
में जब ये दोनों ना हो तो दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री। ये भी मैं शॉर्ट में हमने बताया, हालांकि ये सभी चीज़ में लागू नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल। टॉल देखेंगे TALL टॉल, इसमें देखेंगे ना तो ER है ना IER है, ना EST है ना IEST है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है। तो टॉल का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, उसमें EST लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे, देखिए TALLEST। तो ये डिग्री क्या हो गई, टॉल का क्या हो गया, टॉलेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हुआ, अभी हमने सिर्फ डिग्री चेंज करी, अभी हमको पूरे सेंटेंस को कैसे चेंज करना है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो क्या सेंटेंस लिखा हो, नो प्लेयर इन द टीम, यानी टीम में ओके कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, सो टॉल इतना ऊंचा नहीं है, एज मोहन जितना कि मोहन है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन ही जो है टीम का सबसे ऊंचा खिलाड़ी है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, मोहन इज द, टॉल के साथ हम क्या लगा दिए हमने, टॉलेस्ट लिखा, मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम। इस तरह से इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड की ओर। तो देखिए क्या है, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प। ये सेंटेंस है, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प। इसमें हमको क्या करना है, अनलेस का यूज करना है। तो इसकी भी एक्सरसाइज के लिए हम अलग से हम वीडियोस बनाने वाले हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि और कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है आपके लिए ग्रामर में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और डिमांड करिए, हम आपकी डिमांड पर उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इफ़ की जगह पर हमको किसका यूज़ करना है, अनलेस का। अक्सर ऐसा ही आता है, इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करने के लिए आएगा, या फिर अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़ करने के लिए आएगा। तो दोनों ही तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे करें। सेंटेंस क्या है, इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प। तो हमें पहले वाले सेंटेंस को कुछ नहीं करना, ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है उसको हमको जैसा का तैसा लिख देना। तो देखिए हमने क्या लिखा, ही विल नॉट हेल्प, ही विल नॉट हेल्प यू, ठीक है ना। ये यू इधर पे लिखा हुआ है तो वही हमने इधर पे, ही विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। उसके पहले यहाँ कॉमा लगा है, हमने कॉमा लगा दिया। अब ये पहला जो सेंटेंस है, हमको इस सेंटेंस को देखना, आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इफ़ को हटाएंगे और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया। आगे का सेंटेंस क्या है, ही डज नॉट हैव टाइम। तो जब हम अनलेस लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ नॉट है उसको हम हटा देते हैं। तो डज नॉट को हमने हटा दिया, अब बचा क्या, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो अनलेस ही हैज़ टाइम ही विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक। आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो ये जो अंडरलाइन क्लॉज सेंटेंस है, इसको हमको पहचानना है कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है ना। तो ये हु मेड दिस मिस्टेक ये पूछा गया है। तो हु मेड दिस मिस्टेक ये क्या है, नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है ये, नाउन क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि हु का यूज़ जो है रिलेटिव क्लॉज में किया जाता है या एडजेक्टिव क्लॉज में किया जाता है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज साथ में एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे अलग अलग पहचानें, तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं ग्रामर की। पहले हमारी ये सारी सीरीज़ हो जाए, उसके बाद फिर हम जैसे ही समय मिलेगा निश्चित रूप से हम क्लॉज पर एक छोटा वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा क्लॉज है। फिलहाल के लिए अभी हमको ये समझना है कि हम देख रहे हैं दो सेंटेंसेस हमको मिल रहे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो। नो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, KNOW। नो क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
तो हम देखें यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है ये बाकी का पूरा सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। हु मेड दिस मिस्टेक, ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ नाउन का काम करे तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे, या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो तब भी हम क्या कहेंगे, उसको नाउन क्लॉज ही कहेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो तब भी हम उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। हालांकि कुछ आप ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये चीज़ें थोड़ा टिपिकल हैं, उसके लिए हमें अलग से ही क्लॉज वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड फॉर इंटरटेनमेंट। ओके, ही रेयरली फाइंड्स फॉर इंटरटेनमेंट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें हमें सो दैट का यूज़ कर रहे हैं। सो दैट, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो अलग लगेगा और दैट अलग लगेगा, ठीक है ना। तो सो कहाँ लगता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले सेंटेंस में हमको कहीं वेरी मिला हुआ, तो इस हम वेरी को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सो करेंगे। तो देखिए हमने इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, हिज ब्रदर इज, वेरी को हटाए और हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, सो स्टडियस। और दूसरे सेंटेंस के शुरू होने से पहले हमें दैट लगाना है, स्टडियस दैट, और ही रेयरली फाइंड्स फॉर एंटरटेनमेंट। ये पूरा सेंटेंस हमने सेम टू सेम लिख दिया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। तो अगला सेंटेंस है रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। हर पेन पुट इंक सम सी इन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। क्योंकि जब हम ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं फुल स्टॉप लगा है या फिर क्वेश्चन मार्क लगा। तो चूंकि फुल स्टॉप लगा है तो हमें सेंटेंस कैसा बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव। तो इसमें देखेंगे हम नॉट कहीं नहीं है इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी के बाद फिर सी क्या है, सी पुट, वर्ब ढूंढेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो इसलिए हमने वर्ब लिखा। तो सी पुट, ओके, क्या, सम इंक, सी पुट सम इंक, कहाँ पे है, तो इन हर पेन, इन हर पेन। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया कि सी पुट सम इंक इन हर पेन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हैं सेक्शन डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं कि जो द थर्ड लेवल है इससे इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आ सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या है और कहाँ सिचुएटेड है। तो द थर्ड लेवल कैन बी मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली from the modern world. Okay, it was nothing but a product of his own mind because there were only 2 levels, but Charlie claimed that he had been to the third level once and it was कहाँ पे situated है, तो ये लिखा है it was at Central Station in न्यूयॉर्क। कहाँ पे है ये, सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, पहले दिन में क्या, फर्स्ट डे कवर। तो व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम स्टैम्प्स, दे यूज दोज स्टैम्प्स टू मेल एनवलप्स to themselves on the very first day of sale and the postmarks proves the date. The envelopes is called first day cover. The envelope is called first day cover. They are never opened. Only a blank paper is inside the envelope. Okay. Next question. How did Charlie enter the third level? Charlie थर्ड लेवल में कैसे एंटर हुआ।
तो one night in the month of summer, Charlie worked late at his office and was in hurry to get home to Loisa, his wife. So he decided to take a subway from Grand Central because it was faster than the bus. Okay, he turned into Grand Central from Vanderbilt Venue and went down the steps to the first level, like the 20th century. Then he walked down another flight to the second floor. He was lost in corridor but kept on walking as it began angling left and slanting down angling left and slanting down. After a sharp left, he came out on the third level of Grand Central Station. चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. What did Sam tell Charlie? सैम ने चार्ली से क्या कहा? When Charlie told him, जब चार्ली ने शैम को बताया about the third level of Grand Central Station के बारे में, तो he said that Charlie was not happy with his life and it was walking dream with fulfillment. He also explained that the modern world was full of insecurity, fear, war, and worry, while Charlie wanted to escape from it. His friends agreed and said that everything pointed to it. Even his stamp collecting was also a temporary refuge from reality. Okay. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, सेक्शन डी. क्वेश्चन नंबर 15 में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. इसमें से हम देखते हैं कि इस लेसन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं. डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली. चार्ली के हिसाब से जो है थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करना है. एंड व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894 एंड व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट. देखिए 3 क्वेश्चंस एक साथ जुड़े हुए हैं. पहला कि थर्ड लेवल चार्ली के हिसाब से कैसा है डिस्क्राइब करना है. दूसरा कि उसने यह कैसे कंफर्म किया, पक्का किया कि वह 1894 में है. एंड व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, और वह टिकट क्यों खरीदना चाहता है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ आंसर. ऑन द थर्ड लेवल ही फाउंड फीवर टिकट्स, विंडोज एंड ट्रेन gets. The information both was wood and old looking. He saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, and he had never seen so many beards, sideburns, and fancy mustache his life. To make sure that he was on the third level, he went to a new boy and glanced at the stacked papers at his feet. It was the world which hadn't been published for years, and the lead story was about President Cleveland, and later he found in the public library files that it was printed. He thought to go Galesburg with his wife Loisa. And question number 2 देखिए. When and how did Charlie find Sam's letter? तो after a while Charlie stopped looking for the third label and came back to his stamp. One night when he was fussing with his stamp collect and he
came across an envelope among his oldest first day cover. It should have been there, but there was but it was there because someone had mailed it to his grandfather at his home in Galesburg. It had been there since July 1894. The postmark revealed that the stamp was a 60 cent with picture at President Garfield. Generally, the first day cover had only blank paper in the envelope, but there the paper was written and signed by Sam. Sam had written that he had found the third label. He asked Charlie and Loisa to keep looking for third label till they found it. Now the question number 4. इस क्वेश्चंस के आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगर किसी इजी वे में अगर कहीं मिलते हैं तो आप उनको याद कर लीजिए. ओके, इसको आप अपने शब्दों में भी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट erratic and polluted water supply in your locality. मतलब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है. किसको लिखना है? तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को, यानी जो पानी का काम करते हैं. तो पानी का काम मोस्टली क्या होता है, गांव में होता है तो ग्राम पंचायत, और शहर में होता है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है ना. तो कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए लेटर लिखना है. किसके लिए? तो एरेक्टिक एंड पॉल्यूटेड वाटर. एक तो रुक रुक करके पानी, कंटिन्यू पानी नहीं आना, और दूसरा पानी जो है वो पॉल्यूटेड वाटर की सप्लाई के कारण उसकी कंप्लेन आपको करना है. तो ये आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है. तो उस लेटर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं. एड्रेस लिखने के बाद नीचे हमें डेट लिखनी पड़ती है, और उसके बाद हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है. और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे. उस सब्जेक्ट के बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है, कंप्लेंट अबाउट erratic एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई. फिर हम लिखेंगे, डियर सर, I am writing this letter to express my concern about irregular या erratic and polluted water supply in our locality. Clean and safe water is essential for our health and daily needs. We request you immediate attention to this problem to ensure reliable and pure water supply for our community. Please look into the issue and take necessary action. Our living conditions. Thank you for your time consideration. इस तरह से ये एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखा गया है, जिसमें हमें कंटिन्यू वाटर सप्लाई ना होने की शिकायत. इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये हमने एक लेटर लिख लिया है, और लास्ट में हम लिखेंगे थैंक यू योर फेथफुली और अपना नाम. ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक लेटर तैयार हो गया. यही ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करके और लेटर लिख लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ऐसा बार बार कहना ठीक नहीं लगता है. यदि आपको रियल में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में.